Hello everyone. Now let's see certain important evidences of evolution, that is the embryological evidences of evolution. We have completed with the paleontological evidences, that is fossils, archaeopteryx, connecting links. Now the embryological evidences, the evidences that are found that can be traced during the embryonic growth of that organism. अब एम्ब्रियो क्या रहता, तो एम्ब्रियो इज द स्मॉल, इट इज द स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमने देखे थे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ सीड. तो जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है उसके बाद जाइगोट तैयार होता, तो जाइगोट में फिर डिविजन्स होते हैं और उससे अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, उसको फिर शेप आने लगता और ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार होती है और फिर एक बेबी ग्रो होता इन एनिमल्स. प्लांट्स में अपन ने देखे थे एम्ब्रियोनिक स्टेज वगैरह क्या रहती, उसको एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूम्यूल, रेडिकल वगैरह स्ट्रक्चर्स तैयार होते, दैट इज द एम्ब्रियो ऑफ अ प्लांट. तो अगर तुमने क्या किए, ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो की भी स्टडी की, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो की तुमको डायग्राम बताया दी यहाँ पे. तो जैसे कि फिश, एम्फीबियन, टैडपोल, टर्टल, रेप्टाइल वगैरह की. फिर बर्ड्स में फिर तुम्हारे कुछ बर्ड है, पोल्ट्री वगैरह, चिकन वगैरह. और फिर लास्ट में तुम्हारे को ह्यूमन एम्ब्रियो, रैबिट का, डॉग का एम्ब्रियो. इनके एम्ब्रियोज अगर स्टडी की अलग अलग हफ्तों में, डेवलपमेंट के अलग अलग दिन, डेवलपमेंट के अलग अलग महीने में अगर आपने स्टडी किए, तो उनके शेप, साइज में कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी. उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हमें सिमिलर दिखाई देंगे. आई का फॉर्मेशन, हार्ट का फॉर्मेशन, ब्रेन वगैरह अगर होगा तो ब्रेन की फॉर्मेशन की जो कुछ भी तरीके हैं, डिविजन्स है, वो कई बार सिमिलर दिखाई देंगे. अब इससे क्या निकलता निष्कर्ष, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन कि ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मंकी के ब्रेन के डेवलपमेंट के जैसा ही है. मंकी का डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन किसी रेप्टाइल के जैसा है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा क्यों ना सेम हुआ वाला है डेवलपमेंट. बाद में ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रिवोल्यूशन की स्टोरी बताता. फिश में जो कुछ भी नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है, फिश के जो शेप रहेगा वो फिश से एम्फीबियंस बने वाले. कल की अपनी कनेक्टिंग लिंक की स्टोरी याद है तुमको, फिश से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड्स, बर्ड से मैमल्स, ऐसा कुछ स्टोरी थी. तो इनके सबके डेवलपमेंट, फिर फिश पानी के बाहर आके रहने लग गई, उससे एम्फीबियंस बन गए, एम्फीबियंस रेंगने लग गए तो रेप्टाइल्स बन गए, रेप्टाइल्स फिर उड़ना सीख गए तो बर्ड्स बन गए, कुछ रेप्टाइल्स से फिर मैमल्स बन गए. ऐसी तरीके से स्टोरी चल रही थी. तो मतलब इसके जो डेवलपमेंट थी कुछ उसी तरीके की कॉपी रेप्टाइल्स करते. उनमें भी जाइगोट बनता, जाइगोट की डेवलपमेंट होके उसमें डिवीजन होके फिर इनका भी जाइगोट बनेगा, सब में जाइगोट रहेगा, सबके जाइगोट में क्लीवेजेस होंगे. तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हमको यहाँ पे दिखाई देती इन दी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ रहेगी उसमें कुछ तुमको सिमिलैरिटीज रहेंगी विद देयर एंसेस्टर्स. तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव सम रिलेशन टू द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री. तो इसको बोलते एम्ब्रियोनिक सिमिलैरिटीज. लेट्स सी व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज. तो जैसे कि सबसे पहली सिमिलैरिटी, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो हैज मैक्सिमम सिमिलैरिटीज. जैसे कि अभी आपको बताया डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कैसे कि फिश वगैरह के सबके एम्ब्रियो के शेप्स देखो, अर्ली स्टेजेस, मिडल स्टेजेस और लेट स्टेजेस तुमको बताए वाले, ऐसे 3 प्रकार के स्टेजेस बताए वाले एम्ब्रियो डेवलपमेंट के. तो अर्ली स्टेजेस में तो एम्ब्रियो देखो ऑलमोस्ट सबका सेम दिख रहा है, वर्टिब्रेट्स का, फिश वगैरह सबके ऊपर के लेवल तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ह्यूमन का है कौन सा फिश का है, ऑलमोस्ट सिमिलर. सबका शेप साइज देखो, सब में गिल स्लिट्स नाम के स्ट्रक्चर से, गिल्स वो जो जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते फिश, तो वैसे गिल्स अपने भी एम्ब्रियो में शुरुआती दौर में बनते, धीरे धीरे बाद में वो गायब हो जाएंगे, वो नॉन फंक्शनल रहेंगे और बाद में डिसअपियर हो जाएंगे. बट इनिशियल स्टेजेस में तो एम्ब्रियो में क्या होता है, सिमिलैरिटीज दिखाई देती है यहाँ पे. सो वी कैन फाइंड मैक्सिमम सिमिलैरिटीज इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सच एज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज द मोस्ट कॉमन फीचर. जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो, फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, तो वो सब में बनता. So zygote is the most common in all sexually reproducing organism. So means what? Our ancestor also had some zygote and that zygote is repeating itself. Zygote अभी भी चल रहा है, अपने में भी zygote से ही बाकी का organism तैयार होता है. Similarly, zygote undergoes cleavages. लिख के रख लो ये, zygote undergoes cleavages, zygote undergoes divisions, zygote undergoes blastulation, gastrulation, formation of germinal layers. What is this? We will see it in human reproduction. तो जाइगोट में क्लीवेज होते हैं, एक सेल के दो, दो के 4, इस तरीके से क्लीवेज होके फिर उसका स्ट्रक्चर बनता ब्लास्टुला जैसा, गैस्ट्रुला जैसा, फिर उसके 3 लेयर्स तैयार होते, जर्मिनल लेयर्स, और उससे फिर नर्वस सिस्टम, इंटरनल ऑर्गन्स, हाथ पैर वगैरह, इस तरीके से पूरा बेबी तैयार होता. सो जाइगोट में क्लीवेजेस, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स, दीज आर दी सिमिलैरिटीज. सब में होता है, जो भी
तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें 3 जर्मिनल लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उनमें ये तुम्हारे को सिमिलैरिटी दिखाई देगी डेवलपमेंट में। उसी तरीके से एनवायरमेंट अर्ली जो डेवलपमेंट है वो अभी अपन ने देखी, इट इज आल्सो सिमिलर, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज आल्सो सिमिलर। देन शेप स्ट्रक्चर, as you can see shape and structure of embryo is also similar. Then temporary non-functional structures are also found in embryo, just like gill slits, gill clefts. यहाँ पे कुछ लोगों में क्या कुछ एम्ब्रियोज में देखो सबके 4 लाइंस दिख रहे तुमको ब्लू कलर के वगैरह, डार्क कलर के थोड़े से, दे आर द गिल स्लिट्स। वो फिश में थे तो फिर अपने तक भी चल रहे हैं आज भी, लेकिन बाद में अपने नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, अपने में नहीं रहते। ओके, ह्यूमन मेल्स में जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह बनेंगे लेकिन वो बाद में नॉन फंक्शनल बन जाएंगे। तो एम्ब्रियो में कुछ टेम्पररी और नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे। सो दैट टेम्पररी नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स इन एम्ब्रियो दे आर आल्सो सीन अमंग द अर्ली स्ट्रक्चर्स, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। सिमिलरली रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या रहता? पहले तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? इट इज द चेंज ऑफ लार्वल फॉर्म इनटू एडल्ट स्टेज। मेटामॉर्फोसिस होना मतलब लार्वा का कन्वर्जन एडल्ट में होना। जैसे कि मॉस्किटो में रहता, मॉस्किटो में पहले एग्स रहते, फिर लार्वा रहते, फिर प्यूपा रहता, फिर एडल्ट मॉस्किटो। दीज आर द स्टेजेस इन द मॉस्किटोज लाइफ, राइट? तो ये जो चेंजेस हो रहा, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, तो इसमें होता क्या, जो लार्वा रहता पानी में, एग रहता, एग से लार्वा बनता, वो पानी में तैरने वाला रहता, उससे फिर प्यूपा बनता, वो मोटा हो जाता, और जो एडल्ट रहेगा वो मूवमेंट करने वाला, उड़ने वाला रहेगा, मच्छर, बराबर। तो ये क्या हो रहा, एक फॉर्म का कन्वर्जन, लार्वा का कन्वर्जन, मेनली कन्वर्जन हो रहा एडल्ट में। इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इंसेक्ट्स में ऐसे होता, वी हैव आल्सो स्टडीड हाउ मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन सिल्कवर्म। ककून, एग रहते, एग से फिर छोटा सा बीटल, छोटे से लार्वा बनता, कैटरपिलर स्टेज आती, फिर सॉरी एग्स रहते, एग से कैटरपिलर बनता, कैटरपिलर फिर खुद के आजू बाजू ककून सिक्रेट करता और उसमें से एक बटरफ्लाई जैसा एक एडल्ट निकल जाता। तो ये मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स है। ओके, इसी तरीके का मेटामॉर्फोसिस कई सारे एक्वाटिक एनिमल्स में दिखाई देता। तो उसमें जनरली ऐसा होता कि लार्वा जो रहता उससे अच्छे कैरेक्टर्स वाला, उससे ज्यादा डेवलप्ड कैरेक्टर्स वाला एडल्ट तैयार होता। लार्वा इज हैविंग लो कैरेक्टर्स, इंफीरियर कैरेक्टर्स, एंड एडल्ट हैज सुपीरियर कैरेक्टर्स। तो एडल्ट भारी रहता लार्वा से, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। When adult has superior characters than larva, it is called progressive metamorphosis. जैसे कि ये तैर सकता था मच्छर में लार्वा, लेकिन ये वाला एडल्ट मॉस्किटो उड़ सकता, तो ये ज्यादा भारी हो गया। सो इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि यूरोकॉर्डेट्स, डोलियोलम वगैरह तुमने एनिमल किंगडम में एग्जांपल देखे होंगे, सी दिस वन। तो इसमें क्या होता, यूरोकॉर्डेट्स में लार्वा ज्यादा भारी रहता, लार्वा मूवमेंट कर सकता, इट इज मोटाइल लार्वा, but the adult is sedentary, it is non-motile। मतलब क्या हो रहा, मेटामॉर्फोसिस तो हो रहा, लार्वा का कन्वर्जन उसके एडल्ट में हो रहा, लेकिन पहले वाला ज्यादा भारी था, वो मूव हो सकता था, लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर रहा। मतलब इसमें क्या हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही, इट इज बिकमिंग नॉन मोटाइल, सेडेंटरी हो जा रहा। सेडेंटरी मतलब नॉन मोटाइल हो जाना। एज यू कैन सी यूरोकॉर्डेट्स, देखो ये एग्जांपल, यू आर सीइंग दिस एग्जांपल्स, ओके, यूरोकॉर्डेट्स, अल्फा, डोलियोलम वगैरह कुछ एग्जांपल्स। सो दीज आर, इनमें ये होता कि लार्वा हैज सुपीरियर कैरेक्टर्स देन अडल्ट, मींस अडल्ट इज प्रोड्यूसिंग, गेटिंग प्रोड्यूस्ड, you are producing adult by metamorphosis, but there is no progress, there is regress, कम हो जाए उसके कैरेक्टर एज कंपेयर टू लार्वा। इट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब क्या है, वापस अपन पीछे जा रहे हैं इवोल्यूशन में, उल्टा हो रहा कि अरे यार वापस से अपन नॉर्मल उल्टा जा रहे हैं। तो इसे स्टडी करने से ये पता चलता कि पीछे एंसेस्टर्स कैसे रहे होंगे, इसके एंसेस्टर्स रेट्रोग्रेसिव रहे होंगे, सेडेंटरी रहे होंगे। तो दिस कैन ऑल्सो हेल्प इन स्टडिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगर तुमको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दैट इज लार्वा हैज सुपीरियर कैरेक्टर्स देन एडल्ट और एडल्ट हैज इंफीरियर कैरेक्टर्स देन लार्वा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूरोकॉर्डेट्स, लार्वा इज मोटाइल एंड द एडल्ट इज सेडेंटरी, दैट इट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये भी एक एग्जांपल है। सिमिलरली नियोटेनी में क्या होता, लार्वा acquires, larval stage acquires gonads, sexual maturity। लार्वा खुद सेक्सुअली मैच्योर हो जाता, इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एडल्ट। गड़बड़, इतनी गड़बड़ लार्वा को
कि खुद ही रिप्रोडक्शन कर लेगा, उसको गोनैड्स आ जाते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू कर देता बिफोर बिकमिंग अडल्ट। इतनी जल्दी उसको गड़बड़, मतलब इवोल्यूशन की कितनी गड़बड़ है देखो उसको, तो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करने मतलब पहले ही गोनैड आ जा रहे। सो दिस इज कॉल्ड नियोटेनी। व्हेन लार्वा अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी बिफोर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एडल्ट, इट इज कॉल्ड नियोटेनी। लार्वा अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। कई बार तो लार्वा ऐसे भारी रहते, उनके कैरेक्टर्स वैसे रहते, उनके लार्वा के जैसे ही मैं तुमको नियोटेनी की फोटो बता, देखो लार्वा कैसा दिख रहा है और एडल्ट दोनों में सिमिलरिटी देखो, लार्वा ज्यादा भारी दिख रहा है यहाँ पे भी, लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, एडल्ट भी वैसे ही रहेगा, दोनों में सिमिलरिटीज रहेगी, लेकिन लार्वा में पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी। सो व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज ऑब्टेन्ड फर्स्ट इन लार्वा एंड इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग, इट इज कॉल्ड नियोटेनी। तो ये भी एक प्रकार से इवोल्यूशन की स्पीड को अपने को डिनोट करता है, तो इसके लिए इट इज ऑल्सो इवोल्यूशनरी एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। लास्टली ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट इज ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। दिस इज कॉल्ड recapitulation theory, also known as recapitulation theory, also known as biogenetic law, biogenetic law proposed by Ernst Haeckel in 1868। क्या है ये थ्योरी? What is the line here? Ontogeny repeats phylogeny. What is ontogeny? अभी मैंने जो तुमको सब चीजें बताया वो it is the life history of an organism, life history of an organism, for example embryonic developments, embryonic growth. And what is phylogeny? It is the evolutionary history, evolutionary history of the organism. दिस इज द लाइन, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अब उसमें दो शब्द, व्हाट इज ऑन्टोजेनी? ऑन्टो मतलब क्या? उसकी लाइफ हिस्ट्री। मैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बेबी की अगर बात करें तो जाइगोट से तैयार होगा वो एक बेबी तैयार होगा पूरा, सो दैट विल बी द ऑन्टोजेनी। उसकी पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 9 महीने वो माँ के पेट में रहा, उसके बाद उसकी लाइफ पूरी कैसी गई, वो आखिरी में मर गया। तो मरने के पहले से बर्थ तक, मतलब लाइफ से लेकर डेथ तक का जो पूरा पीरियड है वो एक अकेले बंदे का, उसको बोलने का ऑन्टोजेनी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, लेकिन जब मैं उसको मैच करूंगा उसके एंसेस्टर्स के साथ, उसके दादा के जैसा दिखता वो, उसकी दादी के जैसा है, उसके कैरेक्टर्स के बाप के जैसे, आंख मम्मी के जैसी है, बाल उसके पप्पा के जैसे, बुआ के जैसा है, तो अपन क्या करें उसके एंसेस्टर्स के साथ, उसके परदादा भी ऐसी आंख थी, उनके दिमाग ऐसी था, उसके परदादा कुछ पता होगा, तो यू आर मैचिंग व्हाट? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। वो दादा परदादा तो चलो ये बहुत छोटे लेवल पे इवोल्यूशन होगा, एक्चुअली बंदर के जैसा, बंदर किसके जैसे, मतलब अपन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे, मींस यू आर ट्रेसिंग आउट व्हाट? यू आर स्टडिंग द फाइलोजेनी, यू आर स्टडिंग द फाइलोजेनी। अपना उसका वो बंदे का फेस वो बंदर के जैसा है, बंदर के जैसा दिख रहा बोलते, वो बंदर बंदा नहीं है, लेकिन मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग उनके अपन एंसेस्टर्स के साथ, ह्यूमंस के एंसेस्टर मंकीज, मंकीज के एंसेस्टर्स, फिर उनके और एंसेस्टर्स लेमूर्स, टार्सियर्स, वहां तक सबका अल्टीमेटली कोई तो भी श्रीव जैसा एक तो छोटा सा एनिमल, चूहे जैसा कोई एनिमल, रेप्टाइल वगैरह, फिर वो जाएगा वहां तक, मतलब बहुत ऊपर तक जा सकते तुम। तो यू आर ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि उसका इवोल्यूशन होके ह्यूमन बने। जब अकेले बंदे की लाइफ हिस्ट्री की बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की, दैट विल बी द ऑन्टोजेनी, और जब तुम पूरी हिस्ट्री की बात करेंगे उसकी इवोल्यूशनल कैसा हुआ है, इट इज फाइलोजेनी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑन्टोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज द फाइलोजेनी। तो ये लाइन क्या हो रहा है? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। और शेकेल ने क्या देखा था, अगर तुम ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखेंगे तो तुमको यहां दिखाई देगा कि फिश की जो ऑन्टोजेनी, मतलब फिश की डेवलपमेंट देखो, फिश की डेवलपमेंट, ओके, और ह्यूमन की डेवलपमेंट देखो, ह्यूमन की ऑन्टोजेनी। तो क्या हो रहा है, ह्यूमन की ऑन्टोजेनी रिपीट कर रही फाइलोजेनी को, मतलब ह्यूमन के एम्ब्रियो की ग्रोथ कैसे हो रही, उसके एंसेस्टर्स के जैसी ग्रोथ हो रही। मंकी की ग्रोथ देखो, मंकी की ग्रोथ, मंकी और ह्यूमन की अगर एम्ब्रियोनिक ग्रोथ देखे, मैं स्पेशली उसकी डायग्राम बता रहा हूं तुमको, तो मंकी के जो ग्रोथ है देखो, उसमें जो एम्ब्रियो बन रहा है उसमें टेल जैसा स्ट्रक्चर है दोनों में, ठीक है, बाद में वही स्ट्रक्चर और धीरे धीरे गायब हो रहा है ह्यूमन में, लेकिन मंकी में टेल वैसी प्रेजेंट रहेगी। जबकि दूसरा देखे तुमने शेप ऑफ फेस देखो, अर्ली में तो एकदम सिमिलर है, लेकिन एंडिंग में देखो उनका शेप ऑफ फेस चेंज हो रहा, लेकिन ह्यूमन का एम्ब्रियो तो मंकी के एम्ब्रियो से बहुत ज्यादा मैच हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा,
ऑन्टोजेनी तो हो रही लेकिन उसके फाइलोजेनी मतलब उसके एंसेस्टर से उसके मैच हो रहा। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खुद को रिपीट कर रहा अपने एंसेस्टर के हिसाब से। योर लाइफ हिस्ट्री इज रिपीटिंग अकॉर्डिंग टू योर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो इस तरीके से जब एम्ब्रियोनिक एंसेस्टर से तुम मैच हो रहे तुम्हारे, मतलब क्या, तुम्हारा जो जेनेसिस हुआ वाला है, तुम्हारी जो कैपिटुलेशन वाला है, तुम जो तैयार हुआ है, तो वो तुम्हारे एंसेस्टर के जैसे ही तुम तैयार हो रहे, तो इसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। व्हेन योर लाइफ रिपीट्स योर एंसेस्ट्रल लाइफ, तो उसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, और आल्सो नोन एज रिकैपिटुलेशन थ्योरी, बायोजेनेटिक लॉ। सो दिस इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये सही है, कई जगह पे देख सकते हो तुम, सबके एम्ब्रियो में डेवलपमेंटल सिमिलैरिटीज है और वो उनके एंसेस्टर जैसे ही डेवलप हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, आल्सो नोन एज बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिटुलेशन थ्योरी। स्टेट बोर्ड में तो आपको दिया नहीं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन पूछा है, कैन यू रिकॉल द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस दैट यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस, मतलब 9-10 में आपने देखे होंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में मैंने तुमको बताया, ये 9-10 कुछ एविडेंसेस है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में सिमिलैरिटीज जो दिखाई देती, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। शेप साइज सेम दिखता, जाइगोट वाइगोट दिखता और नियोटेनिया वगैरह दिखती किसी किसी में। प्लांट्स में क्या होता, प्लांट्स में जनरली जैसे कि अलगी से बने वाले ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स से एंजियोस्पर्म्स, ये इवोल्यूशन हुआ है प्लांट्स में। अलग एकदम सिंपल टाइप के प्लांट्स रहते, वो पानी में से जमीन पे आके रहने लग गए, उनमें फिर ब्रायोफाइट तैयार हो गए, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स और डेवलप हो गए और उनसे टेरिडोफाइट्स बन गए, ओके, उनको पत्तियां वगैरह ट्रू रूट्स आ गए। टेरिडोफाइट्स ने फिर स्पोर्स बनाना चालू करे, सेलाजेनेला वगैरह, उसमें हेटेरोस्पोरी आ गई, उनको सीड वगैरह फॉर्मेशन चालू हो गया, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स बन गए। लेकिन सीड सेफ नहीं थे, तो सीड के आजू बाजू फ्रूट फॉर्मेशन सीख गए, ओवरी वगैरह स्ट्रक्चर तैयार हुआ, वो एंजियोस्पर्म बन गए। मतलब ये स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। अगर तुमको सिमिलरिटी देखने की यहाँ पे, तो अलगी से क्या बनता, ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट की डेवलपमेंट देखो, ब्रायोफाइट के जो कुछ भी स्पोर्स रहेंगे वो गिर जाएंगे और उससे प्रोटोनिमा स्टेज तैयार होगा। प्रोटोनिमा एक प्रकार की अलगी की प्रोथैलस स्टेज है, अलगी जैसी दिखती वो, लेकिन रहता ब्रायोफाइट। फिर बाद में उसको फिर फ्यूनेरिया के ऐसे स्टॉक वगैरह आएगा, उसको कैप्सूल वगैरह आएंगी, ओके। सेम अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की डेवलपमेंट तुम कंपेयर करो, बेसिक डेवलपमेंट जो रहती, प्रोथैलस स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज, लीफी स्टेज, ये कहीं ना कहीं अलगी जैसी, ब्रायोफाइट जैसी, इस तरीके से तुमको सिमिलैरिटीज वहां पे जरूर दिखाई देगी। तो ये जो था सब तुम्हारा एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, दीज आर नथिंग बट योर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ओके। अच्छे से देखो, पढ़ लो, इंपॉर्टेंट बस ये है, व्हाट इज ऑन्टोजेनी, व्हाट इज फाइलोजेनी, recapitulation theory, ontogeny repeats phylogeny, means your life history repeats your ancestral history, evolutionary history, as you can see, development of embryo, example embryo development. So this is important here and this PT is also completed here. इसके बाद अपन देखेंगे anatomical comparative evidences from comparative anatomy in our next lecture.